हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख सकें। 1 महीना पहले ही मेरा देवर एक लड़की को ब्याह कर लाया था जो कमरे में बैठी रो रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो घर से बाहर निकल गया और मुझे सख्ती से मना किया कि मैं इसके कमरे में ना जाऊं। मैं जो इसके घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी जल्दी से इसके कमरे में दाखिल हो गई। मुझे यहाँ पर शादी करके आए हुए 2 ही महीने गुजरे थे और इन 2 महीनों में मुझे पता चला था कि मेरा देवर हर साल ही एक बेवा औरत से शादी करता है और फिर उसे तलाक देकर दूसरी बेवा औरत से शादी कर लेता है। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। जैसे ही मैं इस कमरे के अंदर दाखिल हुई, मुझे देखकर वो लड़की जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और खौफ से कांपते हुए कहने लगी, अल्लाह के लिए मेरे करीब ना आना, अल्लाह के लिए मुझसे दूर रहो। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मेरा मकसद उसे डराना नहीं था, बल्कि मैं तो सिर्फ उससे बात करना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि वो किस हाल में है, क्योंकि 1 महीने से वो यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन 1 महीने से वो किसी से भी मिली नहीं थी और ना ही किसी को उसके कमरे में जाने की इजाजत थी। जब मैंने अपने शौहर से इस बारे में बात की तो मेरे शौहर ने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया और मुझे हिदायत की कि मैं अपने काम से काम रखूं। 15 दिन पहले ही मेरा शौहर मुल्क से बाहर चला गया। वहां पर उसे एक जरूरी काम था। उसने मुझसे वादा किया था कि 1 महीने बाद वो दोबारा से वापस चला आएगा। उसके जाने के दौरान मेरा ध्यान भटका तो मुझे इस लड़की की फिक्र होने लगी जो 15 दिनों से यहाँ पर मौजूद थी। अगले 15 दिन भी यूं ही गुजर गए, लेकिन वो लड़की अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। आज पहली बार मुझे मौका मिला था कि मैं उससे पूछ सकूं कि आखिर उसे मसला क्या है और मेरे देवर ने उसे क्यों इस कमरे में बंद कर रखा है। मगर वो लड़की कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। यूं लग रहा था जैसे थोड़ी ही देर बाद वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाएगी। मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम पुरसुकून रहो, तुमसे कोई भी बात नहीं कर रही, मैं बस तुम्हारे पास आकर बैठ रही हूँ। मेरी बात सुनकर वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, मेरे पास ना बैठो, बल्कि मेरे सामने से चली जाओ। मुझे तुम्हें नहीं देखना, ना ही मुझे तुम्हें अपने पास बिठाना है। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी, अपने बाल जोर जोर से नोचने लगी। मुझे उसकी हालत पर तरस आ रहा था। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, उसे इस तकलीफ से निकालना चाहती थी, लेकिन वो मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। अचानक ही वो मुझे कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा तमाशा देखने के लिए आई हो। लड़की की ये बात सुनकर मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और उसे कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे 2 घड़ी बात करने के लिए आई थी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, अचानक ही मेरा देवर कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात नमूदार हो गए। अपने देवर को गुस्से में देखकर मैं खुद भी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मेरे देवर के गुस्से से तमाम घर वाले ही घबराते थे। वो मुझसे पूछने लगा, भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? इसके बाद सुनकर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हालत पर काबू पाया और उसे मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल तुम्हारी बीवी से मिलने के लिए आई थी। अब मेरा देवर मेरी तरफ यूं देख रहा था जैसे थोड़ी ही देर बाद वो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देगा। जब मैंने आपको मना किया था कि इससे मिलने के लिए नहीं आइएगा, तो फिर आप क्यों आई? मैंने उसे कहा कि दरअसल तुम्हारी बीवी रो रही थी। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहती, वो लड़की ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी और कहने लगी, ये औरत झूठ बोल रही है, मैं नहीं रो रही थी। ये औरत जबरदस्ती इस कमरे में दाखिल हो गई है, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो हिज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगी। उसकी ये हालत देखकर मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ था और अपने देवर पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसका ये हाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे सामने खड़ा ये वहशी इंसान था। मेरा देवर चंद कदम मेरी तरफ बढ़ा और फिर मुझे कहने लगा कि मैंने आपकी ये गलती पहली और आखिरी समझकर माफ कर दी है। इसके बाद अगर आपने दोबारा मेरे कमरे में कदम रखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इसने बहुत ही सख्त लहजे में ये बात की थी और फिर उसके साथ ही वो मुझे कहने लगा कि मैं आपकी इज्जत और सिर्फ भलाई दूसरे भाई की भलाई कर रहा हूँ। बेहतरी यही है कि आपको ये इज्जत रास आ जाए, वरना मुझे अच्छी तरह से पता है कि किसको कैसे सीधा करना है। वो देवर मुझसे छोटा था, लेकिन वो मेरी आंखों में आंखें डाल कर ये बात कर रहा था। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। दिल कर रहा था जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। इसके साथ मेरा दिल खौफ से सूखे पत्ते की मानिंद लरज रहा था। उसने मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। मैं जल्दी से भागकर बाहर आ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने मेरी इतनी बेइज्जती की थी और मुझे कमरे से बाहर निकाला था। मैं वहीं खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रोते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी सास वहां पर चली आई। मुझे रोता देखकर वो हैरान हो गई और मुझसे पूछने लगी, क्या हो गया है? उसकी बात सुनकर मैंने रोते हुए अपने देवर के बारे में बता दिया। मेरी सास ने एक गहरी सांस ली और मुझे कहा कि तुम्हें मैंने पहले ही इस सब के बारे में बताया था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल सका। मैंने अपनी सास के पूछा कि वो अपनी बीवी के साथ इतना बुरा सलूक क्यों कर रहा है। मेरी बात सुनकर सास ने इंतहाई गुस्से से मेरी तरफ देखा और मुझे कहने लगी, तुम्हें किसने कहा
कि अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक कर रहा है। अरे वो तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और अपनी सास को समझाते हुए कहा, यह मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। आपको नहीं पता कि उसने अपनी बीवी को कितना खौफजदा कर रखा है। मेरी सास एकदम ही गुस्से से लाल हो गई और मुझे कहने लगी, बेहतर यही है कि तुम अपने कमरे में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी बातें मेरा दिमाग घुमा रही हैं। मैं अपने बेटे के बारे में इस तरह की एक भी बात नहीं सुन सकती। ये कहकर वो वहां से चली गई। उसके बदलते हुए रवैये को देखकर मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। मुझे इस घर के तमाम अफराद ही नफ्सियाती मरीज लग रहे थे और इन सबको ही इलाज की जरूरत थी। अपने शौहर की बात करती तो वो हंगामा खड़ा कर देता, देवर के कमरे में जाने की कोशिश करती तो वो डांटता, और अपनी अगर सास से बात करने की कोशिश करती तो वो मुंह फुला लेती। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन सब लोगों को क्या हो गया है। मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मुझे इस घर में शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। कितना अच्छा होता अगर मैं अपनी फुप्पो की बात मान लेती। जब फुप्पो ने मुझे मना किया था तब मैंने यही सोचा था कि फुप्पो मेरे नसीब से जल रही है। दरअसल 6 महीने पहले ही मेरी सास मेरा रिश्ता लेकर आई थी। मेरा शौहर बाहर होता था और अच्छा खासा कमाता था। इसके अलावा मेरे शौहर ने मुझसे वादा किया था वो 1 साल के बाद मुझे भी हमेशा हमेशा के लिए लेकर चला जाएगा। सास ने भी इस बात की यकीन दहानी कराई थी और इस चीज की गारंटी भी ली थी कि वो मुझे मेरे शौहर के साथ भी भेज देगी। मैंने दुबई के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी। दुबई जाने का कहा मुझे बचपन से ही बहुत शौक था, और अब जब इतना अच्छा मौका मिल रहा था तो ये मौका मैं अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। मैंने अम्मा को कह दिया कि वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। मेरी अम्मी भी बहुत खुश नजर आ रही थी। दरअसल मेरी माँ एक लालची औरत थी और उसे पैसों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। मेरी सास जब रिश्ता लेकर आई थी तब वो मेरी माँ के लिए अच्छा खासा जेवर बनाकर लाई थी। ना सिर्फ उसने वो जेवर मेरी माँ के हवाले किया था, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी कीमती जोड़े भी मेरी बहनों में बांटे थे। ये सब देखकर सब बहनों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए थे। मैं खुद बहुत ज्यादा खुश थी और अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी। मेरी माँ हर वक्त मुझे यही बात कहती रहती थी कि शादी से पहले तुम्हारी सास तुम पर इतना लुटा रही है, सोचो शादी के बाद वो तुम्हारे नाम पर अपनी जायदाद कर देगी। अम्मी की ये आवाज सुनकर मैं हमेशा ही मुस्कुरा देती थी। और फिर मेरी सास ने शादी का जिक्र छेड़ा। इतनी जल्दी शादी के लिए अम्मी राजी नहीं हो रही थी। सास जिद कर रही थी तो अम्मी ने मजबूरन इनसे 6 महीने तक का वक्त मांग लिया। जब पुप्पो को इस बारे में पता चला तो वो अगली ही शाम भागी हुई हमारे घर आ गई और वावेला मचाते हुए कहने लगी, अरे तो अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती है। वो मेरी माँ से मुखातिब थी। पुप्पो की बात सुनकर अम्मा ने हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा और उनसे पूछने लगी, बाजी आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? मैंने अपनी बेटी के साथ कौन सा जुल्म कर दिया? पुप्पो ने इंतहाई गुस्से से कहा, ये जुल्म ही तो है कि तू अपनी बेटी को बेकदर लोगों के हवाले कर रही है। अम्मा को अंदाजा हो गया था कि मेरी वो शादी की बात कर रही है। अम्मा मेरी फुप्पो को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। दरअसल फुप्पो और अम्मा के आपस में ताल्लुक शुरू से ही बहुत खराब थे। इनके लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, इसलिए अम्मा ने फुप्पो की बात को किसी खाते में नहीं लिखा और यूं मेरा निकाह इस शख्स से कर दिया। फुप्पो चीखती चिल्लाती रही कि ये लोग ठीक नहीं है, तुम्हारी बेटी खबर हो जाएगी, मगर अम्मा ने इनकी एक भी बात नहीं मानी और न सुनी। अम्मा की आंखों में लालच की पट्टी बन चुकी थी। शाम का वक्त था, मैं सहन में बैठी हुई थी जब अचानक ही मुझे महसूस हुआ कोई मेरे करीब आकर बैठा हो। गर्दन मोड़कर देखा तो वहां पर मेरा देवर मौजूद था, जो मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में एक बहुत ही अजीब सी चमक मौजूद थी। मुझे उससे खौफ भी महसूस होने लगा। मैं उसके करीब से उठकर जाने लगी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे इससे इतनी जुर्रत की उम्मीद नहीं थी। मैंने बेयकीनी से इसके चेहरे की तरफ देखा। उसे जल्दी से मेरा हाथ छोड़ा और मुझसे माजरत करते हुए कहने लगा, माफ कर दीजिएगा। बेखुदी में समझ ही नहीं लगी कि उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे गुस्से से इंतहाई कहा कि अपनी बेखुदी का मुजाहरा अपनी बीवी के सामने करो। अगर दोबारा तुमने कभी मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मुस्कुराने लगा और कहने लगा, इतने नखरे दिखाने की क्या जरूरत है? आखिर को आप मेरी भाभी हैं और मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ। उसने मुझे अपनी बहन तो कह दिया था, लेकिन उसका लहजा यकदम ही बदल गया था। यूं लग रहा था जैसे वो मुझ पर तंज कर रहा हो। मुझे फिलहाल ये इंसान बहुत जहर लग रहा था। मैं वहां से जाने ही लगी थी कि मुझे अपने देवर की आवाज सुनाई दी। वो मुझसे माजरत कर रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ इस वक्त शर्मिंदगी फैली हुई थी। उसने मुझे कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करता, मैं बहुत ही गुस्से में आ गया था। आपको तो पता है कि गुस्से में मुझे किसी चीज का होश नहीं रहता। वो अपने किए पर नादिम था। उसकी बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और उसे कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरा इससे बात करने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि इसकी आंखें बहुत ज्यादा खराब थी और इसके लहजे में भी काफी फर्क नुमाया था। मैं दोबारा वहां से जाने लगी कि उसने मुझे मुखातिब किया और मुझे कहने लगा, क्या आप मुझसे मेरी बीवी के बारे में नहीं पूछेंगी? मैंने उसे कहा कि जिस वक्त मैं तुमसे पूछा था तब तुमने मुझे धक्के देकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। फिलहाल मेरा पूछने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। ये बात मैंने बहुत ही मुश्किल से कही थी, जबकि अंदर ही अंदर मेरा दिल बेचैन हो रहा था।
میں بس کسی طرح سے اس کی زندگی میں جاننا چاہتی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کیوں لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کھل کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، چلے آئیں، بیٹھے، میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ یہ سب کچھ میں کیوں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، مجھے سب پر اکسانے والا کون شخص ہے۔ میں حیران ہو گئی کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنا جلدی سب کچھ بتانے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ مجھے حیران دیکھ کر وہ دوبارہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک آپ کا سوال ہے تو آپ مجھے اچھی لگی ہیں، اور زندگی میں پہلی بار کسی شخص نے میری زندگی میں دلچسپی لینے کی کوشش کی ہے، تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ کوئی میرے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ اپنے بارے میں سب کچھ بتانے کے بعد میں آپ کو آپ کے شوہر کی بھی ایک حقیقت بتاؤں گا، جسے جان کر شاید آپ کو اپنے شوہر سے نفرت ہو جائے گی، آپ کو اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہوگا۔ اپنے دیور کی بات سن کر میرا دل تیز سے دھڑکا، جبکہ وہ میرے شوہر کا ذکر کر رہا تھا تب اس کے لہجے میں صرف اور صرف نفرت موجود تھی۔ دیور کی بات سن کر میں اسے بے چینی سے پوچھا کہ میرے شوہر کے بارے میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اس سے نفرت ہو جائے گی۔ میری بے چینی دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے صبر کرنے کے لیے کہا اور پھر تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کو کبھی بھی اس بارے میں نہ بتاتا، لیکن میں نے آپ کو کہا ہے نا، آپ بہت اچھی ہیں، اسی وجہ سے میں آپ کو اس دلدل سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تھوڑے عرصے بعد آپ کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی اس طرح سے ذلیل ہوں جس طرح باقی لڑکیاں ذلیل ہو رہی ہیں۔ میرے دیور کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے اور اس کے چہرے پر صرف اور صرف تکلیف موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اچانک اس کی اماں وہاں پر چلی آئی اور اپنے بیٹے کو فکر مندی سے مخاطب کرتے ہوئے اپنی ہی زبان میں کچھ کہنے لگی۔ دراصل مجھے 10 دن پہلے ہی معلوم ہوا تھا کہ یہ لوگ سندھ کے تھے اور سندھی بولتے تھے۔ مجھے ان کی زبان کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اپنی ماں کی بات سن کر میرا دیور پریشانی سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ فکر مت کریں، رات کے وقت آپ سے اس بارے میں تفصیل سے بات کروں گا۔ رات کے وقت ویسے بھی یہاں پر کوئی نہیں ہوگا، اچھا موقع ہوگا۔ میرے دیور کے لہجے میں یکدم ہی احترام سمو گیا تھا۔ اب وہ مجھ سے ہی بہت عزت سے بات کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور بے صبری سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میری ساس نے مجھے وہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ساس کی بات سن کر خاموشی سے وہیں پر بیٹھ گئی کیونکہ ان کی بات ماننے کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ گھر سے باہر نکل گئے ہیں۔ میں کمرے میں گئی تو کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، وہ لڑکی بھی وہاں پر نہیں تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اسی وقت ہی میرے موبائل پر شوہر کی کال آ گئی۔ جب میں نے شوہر کو اس بارے میں بتایا تو اس کا موڈ یکدم ہی خراب ہو گیا۔ اس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ میرا دل اب اپنے شوہر سے بیزار ہونے لگا تھا کیونکہ اب اس کی حرکتیں مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ اس کا جب دل کرتا تھا وہ مجھے کال کر لیتا تھا، لیکن جب میرا دل کال کرنے کا کرتا تو یہ نہ تو میری کال اٹھاتا تھا بلکہ پھر اگلے دن 2 دنوں تک مجھ سے کوئی رابطہ بھی نہیں کرتا تھا۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا یہ پہلے مجھے اپنی عادت ڈالتا اور پھر مجھے کئی دن بے چین رکھتا ہے۔ اسی طرح کی چیزیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے درمیان ہوتی تھی، میاں بیوی کے درمیان نہیں۔ اس بارے میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے راضی نہیں تھا۔ رات کو میرا دیور اپنی ماں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا۔ میری ساس مجھے جاگتا دیکھ کر حیران ہو گئی اور پھر مجھے سونے کا کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ میرے دیور نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر مجھے چھت کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے دونوں کندھے لٹکے ہوئے تھے اور اس وقت وہ بے یار و مددگار نظر آ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ خاموشی سے اس کے پیچھے چھت کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی چھت پر پہنچی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ وہ اس وقت ایک چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اسے اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی مگر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ان ہاتھوں نے آج پھر ایک ظلم کر دیا ہے۔ دیور کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا کیونکہ اس وقت جو کچھ میں سوچ رہی تھی وہ سب کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم نے کیا کیا اور تمہاری زندگی میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے ایک ہی سانس میں اتنے سوال کر لیے تھے۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا اور پھر مجھے کہنے لگا، دراصل آج سے 7 سال پہلے جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میرا بھائیوں لڑکیوں کے چکر میں پھنس گیا۔ ہر خوبصورت لڑکی پر وہ اپنا دل فدا کر دیتا تھا۔ میری ماں بھی چونکہ کوٹھے سے بھاگی ہوئی ایک طوائف تھی، زیادہ عرصے تک وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکی اور پھر وہ کبھی مختلف مردوں کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ یہ ماحول دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبراتا تھا، گھر والوں سے لڑتا تھا لیکن گھر والے میری بات ہی نہیں سنتے تھے۔ وہ مجھے کسی کھاتے میں نہیں رکھتے تھے۔ تب میری عمر صرف 15 سال تھی۔ بھائی نے نہ جانے میرے ساتھ ایسی کیا باتیں کی کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ ملا لیا۔ مجھے اپنے بھائی کا ہر کام ٹھیک لگنے لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ میری ماں نے ایک کالا کام شروع کر دیا تھا۔
मेरी माँ खूबसूरत लड़कियों के शौहरों को अपने जाल में फंसाती और फिर लड़कियों पर न जाने कैसे इल्जाम लगा देती कि उनके शौहर उन्हें तलाक दे देते। इन लड़कियों को जैसे ही तलाक होती तो मेरा रिश्ता लेकर वहां पहुंच जाती। माँ हमेशा ऐसे लोगों का शिकार करती थी जो गरीब होते थे, या फिर माँ का शिकार वो लड़कियां होती थी जिनका इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होता था। यूं माँ इन लड़कियों की मेरे साथ शादी करवा देती और फिर कुछ ही अरसे बाद हम वो इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में चले जाते और फिर इन लड़कियों के घर वालों से ताल्लुक भी खत्म कर देते। 1 महीने के साथ गुजारने के बाद ही मैं इन्हें गैंग के हवाले कर देता, जो इन्हें दुबई ले जाकर इनसे गलत काम करवाते। ये कहकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ और फिर फूट फूट कर रोने लगा। मैं इस बार इसको कोई तसल्ली नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो जो भी बातें कह रहा था इस पर उसको कोई तसल्ली नहीं बल्कि जूतों की जरूरत थी। चंद लम्हों के लिए वो खामोश हुआ और फिर दोबारा कहने लगा, ये लड़की भी इसी सिलसिले में यहाँ पर लाया था, मगर आज इसका 1 महीना मुकम्मल हो गया तो मैंने इसी गैंग के हवाले कर दिया। अब वो इसे दुबई लेकर जाएंगे और फिर इसका नाजेबा काम इस्तेमाल करवाएंगे। वो अपने हाथों को देखने लगा और कहने लगा, मैं अपने हाथों से ये गुनाह नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे भाई और माँ ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैं कुछ और ही कर ही नहीं सकता। और मुझे धमकी देती कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे फंसा देगी और पुलिस के हवाले कर देगी। इस वक्त मेरे सामने एक 24 साल लड़का बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी संवारना चाहते हो? क्या तुम इस गुनाह की दलदल से निकलना चाहते हो? मेरी बात सुनकर उसने तेजी से हाँ में सर हिलाया था और मेरे पाँव में गिरते हुए कहने लगा, अल्लाह के लिए मुझे इस गुनाह की दलदल से निकाल दो। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है, मैं रातों को सो नहीं सकता। मुझे इन लड़कियों के चेहरे नजर आते हैं जिनके साथ मैंने ज्यादती की है। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने देवर को कहा कि तुम सब कुछ जाकर पुलिस को बता दो। मेरी बात सुनकर वो खौफजदा हो गया और कहने लगा कि इससे तो माँ और भाई तबाह हो जाएंगे। मैंने अपने देवर से कहा कि अगर कोई तुम चाहते हो वाकई कि तुम्हारे गुनाहों का कफारा अदा हो जाए तो तुम्हें इन लड़कियों के असल कसूरवार को सजा देनी होगी। वो पूरी रात मैं इसे बैठकर समझाती रही और फिर इसके बाद मैं अपने शौहर के वापस आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही मेरा शौहर वापस आया, पुलिस में जाकर मैंने सब कुछ बता दिया। मेरे देवर ने भी इस बात की गवाही दी। यूं मेरा शौहर और उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए पकड़े गए। मैं चाहती थी कि मेरा देवर सजा से बच जाए, मगर मेरे देवर ने खुद गुनाहों का इतराफ किया। जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं सारी जिंदगी गुनाहों के बोझ तले नहीं गुजार सकता था। अगर इस तरह से मुझे गुनाहों की सजा इसी दुनिया में मिल जाती है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आखिरत में बिल्कुल साफ होकर चाहता हूँ। मेरे देवर ने वाकई बहुत बहादुरी का मुजाहिरा किया और मैंने अपने शौहर से तलाक ले ली। अपने घर वापस आ गई। सब लोग ही बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन मुझे अपने रब के फैसले पर यकीन था। मैं जानती थी कि मेरे रब का फैसला कभी भी गलत साबित नहीं होता। और फिर 1 महीने के बाद फूफो मेरा रिश्ता लेकर आ गई। मेरी शादी अपने कजन से हो गई। अब मैं एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूँ। अम्मा मुझसे नजरें चुराती हैं। मुझे लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो इनकी वजह से हुआ है, जबकि मैं अम्मा को समझाती हूँ कि इन्हें तसल्ली देती हूँ कि इसमें इनका कोई भी कसूर नहीं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत फैसला नहीं करते। ये तो हर एक की अपनी किस्मत होती है।